हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग एडोलेसेंट लर्नर। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको ये हिदायत देना चाहूँगी कि आप इस टॉपिक की PDF का प्रिंट आउट ले लें और उसके साथ ही अपने नोटबुक और पेन भी रख लें, ताकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने इन शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी है उसे आप जॉट डाउन कर सकें। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हर बात को लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे मैं आपको उन सभी से अवश्य अवगत करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। Development is an overall permanent change in an organism which is brought about by maturation and learning. Development of learner यानी स्टूडेंट का विकास किसे कहते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, और कुछ भी हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसके थ्रू जब प्राणी में परमानेंट चेंज आता है तो उसे विकास कहा जाता है, यानी डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही डेवलपमेंट बनता है। दोस्तों, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, यानी जो जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर से मिलते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। इसमें सभी गुण, आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी फिजिक, हमारी आइज़ का कलर, कुछ एक डिजीज़, हेयर कलर, ये सभी हेरिडिटी में आते हैं। और एनवायरनमेंट का अर्थ है जो कुछ भी बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, तो उस वातावरण के थ्रू बच्चे में जो चेंज आता है उसे विकास कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी बच्चे में डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, फ्रॉम वोम टू टॉम चलता है, यानी माँ की कोख से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मृत्यु पर्यंत वह जारी रहता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। दोस्तों, इसका मतलब है कि सभी बच्चों में विकास की दर एक जैसी नहीं होती, भिन्न भिन्न होती है। कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है और कुछ बच्चों की हाइट बाद में बढ़ती है, या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, या फिर कम रह जाती है। कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ओबेस यानी मोटे हो जाते हैं और कुछ बच्चे बहुत पतले रहते हैं। इस तरह जो विकास की दर है वह सभी बच्चों में भिन्न भिन्न होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हर बच्चे में अलग अलग होती हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों का विकास भी अलग अलग होता है। यहाँ कुप्पूस्वामी की यह डेफिनेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे बोल्ड किया है। कुप्पूस्वामी सेज दैट डेवलपमेंट इज सिफेलोकोडल एज वेल एज प्रोक्सिमोडिस्टल। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि सिफेलोकोडल का मतलब क्या है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में हेड टू फुट लिखा है, यानी बच्चों में डेवलपमेंट हेड टू फुट होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसके हेड का आकार बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके हेड का आकार उसकी बॉडी से 1/3 होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके हेड का आकार छोटा होता जाता है और उसके बाकी लिम्स का आकार बड़ा होता जाता है। और एक अडल्ट के हेड का वेट 1/8 ऑफ हिज बॉडी होता है। इसी तरह जो उसका विकास है वो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि केंद्र से बाहर की तरफ, यानी पहले बच्चे के आंतरिक अंगों का विकास होता है और उसके बाद उसके बाहरी अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी सभी बच्चे एक ही पैटर्न में बढ़ते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने हेड से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बढ़ता है। इसी तरह बच्चों में मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी एक ही प्रोसेस देखा जाता है। जैसे सभी बच्चे
1 साल की उम्र तक एक ही शब्द बोल पाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके भाषा का विकास भी उसी गति से बढ़ता जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, यानी सभी बच्चों में डेवलपमेंट जनरल रिस्पॉन्सेस से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की ओर होता है। जैसे जब कोई इन्फेंट रोता है तो उसके पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी उसके रोने में उसके हाथ पैर सभी प्रतिक्रिया करते हैं। और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो उसका रोना केवल उसकी आइज़ और वोकल कॉर्ड्स के थ्रू ही प्रदर्शित होता है, बाकी बॉडी पर उसके रोने का कोई असर हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यदि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआत में वह कुछ स्पेसिफिक वर्ड ही बोल पाता है। जैसे जब बच्चा डैडी बोलना सीखता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति को डैडी बोलता है और कुछ समय के बाद ही उसे यह एहसास होता है कि डैडी वह केवल अपने पिता के लिए ही यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों यहाँ भी कुप्पुस्वामी की एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। कुप्पुस्वामी सेड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम द पार्ट्स टू द होल। यदि हम होल टू पार्ट्स की बात करें तो जिस प्रकार छोटा बच्चा कोई भी क्रिया करता है तो उसमें अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह उस प्रतिक्रिया को, जैसे हमने अभी रोने का एग्जाम्पल लिया था, तो वह रोने के लिए केवल कुछ एक पार्ट्स का ही यूज़ करता है। इसी प्रकार जब हम फ्रॉम पार्ट्स टू द होल की बात करते हैं तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब छोटे बच्चे भागते हैं तो वो अपने हाथों को स्ट्रेच करके भागते हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वह भागने की अवस्था में हाथों को आगे पीछे करके भागते हैं, जिससे यह आभास होता है कि उनकी पूरी बॉडी भागने में इन्वॉल्व है। जबकि जब वो हाथों को स्ट्रेच करके भागते हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपने हाथों की मदद से भाग रहे हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। दोस्तों इसका अर्थ है कि एक चीज़ का विकास बच्चे की दूसरी चीज़ के विकास से कनेक्टेड होता है। जैसे जो बच्चे अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं उनमें सोशल डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट भी अबव एवरेज होता है, जबकि जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं या फिर फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं उनका शारीरिक विकास उस गति से नहीं होता जिस गति से नॉर्मल बच्चों का होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। जी हाँ दोस्तों, डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि छोटे बच्चे की कलाई की हड्डियों के एक्सरे से डॉक्टर यह बता सकते हैं कि बड़े होने पर उस बच्चे की हाइट क्या होगी। डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल। दोस्तों डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। स्पाइरल का अर्थ है कि बच्चे का विकास इस प्रकार से होता जाता है, लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में। यदि बच्चे का विकास लीनियर होता तो उसकी हाइट मृत्यु पर्यंत बढ़ती ही रहती, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है इस वजह से कुछ समय के पश्चात हाइट का बढ़ना रुक जाता है और एक व्यक्ति के डायमेंशंस में फ़र्क आता है। उसकी चौड़ाई बढ़ती या घटती रहती है और उसकी लंबाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का हाथ होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। दोस्तों मैं आपको वही टॉपिक्स करवा रही हूँ जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। अक्सर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का अर्थ एक ही मान लेते हैं। ये काफ़ी हद तक सेम होता भी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक अंतर होता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या होता है। ग्रोथ इज़ यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस लाइक साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। वेयर एज, यहाँ पे वेयर एज कर लीजिएगा आप। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस इन शेप, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। दोस्तों जब हम व्यक्ति की लेंथ में, उसकी हाइट में या उसके वेट की बात करते हैं तो इस तरह के फिज़िकल चेंज को हम ग्रोथ कहते हैं। और
जब उस व्यक्ति की ओवरऑल शेप में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर उसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ भी डेवलपमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। ग्रोथ का अर्थ है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट में और भी कई तरह के डेवलपमेंट शामिल होते हैं। इसीलिए ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। दोस्तों, ग्रोथ कंसेप्शन से प्यूबर्टी तक रहती है। कंसेप्शन का अर्थ है जब बच्चा माता के गर्भ में आता है उसी दिन से लेकर प्यूबर्टी तक यानी टीन एज तक, जिसे हम अडोलेसेंस भी कहते हैं। अडल्ट से पहले वाली अवस्था को हम ग्रोथ का नाम देते हैं, जबकि डेवलपमेंट ताउम्र चलता है और यह एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ग्रोथ में हम क्वांटिटी देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, हाइट कितनी बड़ी है, वेट कितनी बड़ी है। दोस्तों, क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम मेज़र कर सकते हैं, वाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। जबकि डेवलपमेंट का अर्थ है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस जिन्हें मापा जा सकता है और क्वालिटेटिव चेंजेस यानी बिहेवियर, आदतें, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सभी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड वाइल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। ग्रोथ को तो हम मेज़र कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, लेकिन डेवलपमेंट को मेज़र करना मुश्किल होता है। इसको मेज़र करने के लिए स्पेशल स्केल्स की, स्पेशल टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। एस्पेक्ट्स और एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, इसका अर्थ है कि कौन कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का अर्थ है बॉडीली चेंजेस, जैसे हाइट में, लेंथ में, वेट में चेंज होना, ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है कि हमारी मोटर स्किल्स में डेवलपमेंट होना, हमारी हाथों की और पाँव की जो उंगलियां हैं जिनसे हम किसी चीज़ को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो जो ये हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी हुई मोटर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने पूरे हाथ से बॉल को पकड़ता है, दोनों हाथों से, क्योंकि उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती कि वह बॉल को केवल उंगलियों से पकड़ सके। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह क्रिकेट की बॉल को सिर्फ उंगलियों की सहायता से मजबूती से पकड़ लेता है। नेक्स्ट इज़ कोग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। दोस्तों, कोग्निटिव का अर्थ है जानना, टू नो समथिंग। जितने प्रकार की मेंटल डेवलपमेंट है, यानी जो हमारी ब्रेन में जो डेवलपमेंट होता है, उसे कोग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट, उसका स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, घर में पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसे ही सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ है कि बच्चा अपनी इमोशंस पर कितना कंट्रोल रख सकता है। जैसे छोटा बच्चा हर छोटी छोटी बात पर जिद करता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। उसे एहसास होने लग जाता है कि कब उसकी जिद सही है और कब वह गलत बात के लिए जिद कर रहा है। नेक्स्ट इज़ मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसे सही और गलत की पहचान होने लगती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता राइट और रॉन्ग को लेकर ही होती है। जैसे छोटे बच्चे के लिए चोरी करना गलत है, इसलिए चोरी करने वाले को सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसमें मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, तो वह उसके चोरी करने की वजहों को जानने की कोशिश करता है और उसके आधार पर अपना निर्णय लेता है कि उस चोर ने किन परिस्थितियों में चोरी की है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक भी शब्द नहीं बोल पाता। 1 साल के होने पर वह एक शब्द बोल पाता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी लैंग्वेज डिक्शनरी में शब्दों का भंडार बढ़ता चला जाता है और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता जाता है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और
एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जिसके ऊपर मनुष्य का खुद का कंट्रोल नहीं रहता, जैसे हेरिडिटी। जो गुण बच्चे को अपने जीन से मिला है उन्हें बच्चा कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे उसकी आइज़ का कलर क्या है, उसके हेयर का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सभी चीज़ें बायोलॉजिकल होती हैं। इंटेलिजेंस, दोस्तों ये आपने अवश्य देखा होगा कि जो सुपीरियर पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादातर सुपीरियर होते हैं और डल पेरेंट्स के बच्चे भी अक्सर डल होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स, दोस्तों आपने यह भी देखा होगा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इमोशनल होते हैं उनके बच्चे भी इमोशनल होते हैं, और क्रूअल पेरेंट्स के बच्चे भी अक्सर क्रूअल होते हैं क्योंकि वह चीज़ उन्हें जीन्स से प्राप्त होती है। सोशल नेचर, दोस्तों सोशल नेचर भी एक इंटरनल फैक्टर है, क्योंकि जैसा बिहेव बच्चा अपने पेरेंट्स को अन्य लोगों के साथ करते हुए देखता है वैसा ही बिहेवियर वह बच्चा भी सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ करने लग जाता है। आइए अब देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं कि एनवायरनमेंट अवेलेबल इन द वोम ऑफ द मदर, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो उसे किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला है वहाँ पर। एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद, जन्म लेने के बाद उस बच्चे को किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला है, यह चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं। दोस्तों इसे आगे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आइए अब देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, द जनरल पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों दिए गए इन 4 तरीकों को हम फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर्गत मानते हैं। यदि बच्चे की हाइट में या वेट में इंक्रीज़ होता है तो उसे हम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मानेंगे। चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ पांव छोटे छोटे होते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके हाथ पांव और पूरी बॉडी बड़ी होती जाती है, तो इसे हम चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस कहेंगे और इसे हम फिजिकल ग्रोथ की संज्ञा देंगे। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे या तो हंसना आता है या रोना आता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसे और भी कई तरह की भावनाएं प्रदर्शित करने लग जाता है, तो उसकी पुरानी जो फीचर्स हैं, पुरानी आदतें, जिस प्रकार से वह बार बार जिद करता था, ये सब चीज़ें बड़े होने पर छूट जाती हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, यानी जब बच्चे अडोलेसेंट बन जाते हैं तो बॉय और गर्ल की बॉडी में होने वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं उन्हें हम एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स कहेंगे। जैसे लड़कों की बियर्ड आने लग जाती है, उनकी वॉइस थोड़ी हैवी हो जाती है, और जो लड़कियां हैं उनकी ब्रेस्ट में और हिप्स में एक्स्ट्रा फ्लैश आ जाता है, उनकी जो वॉइस है वो श्रिल यानी थोड़ी पतली हो जाती है, तो इसे भी हम फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की संज्ञा देंगे। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये हमने ऊपर भी ब्रीफ में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंतर्गत डिस्कस किया था। आइए अब इन्हें और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में आया था तो जीन्स के रूप में उसे कौन कौन से ट्रेट्स यानी गुण मिले हैं, यानी बच्चे के अंदर कौन कौन से हेरिडिटरी एलिमेंट्स आए हैं। नेक्स्ट इज़ सिंगल बर्थ और मल्टीपल बर्थ्स। दोस्तों यहाँ और को OR कर लेना कि गर्भ में जन्म लेने वाला एक ही बच्चा है या एक से अधिक बच्चे एक साथ जन्म ले रहे हैं। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि माँ के गर्भ में पोषण एक बच्चे को मिल रहा है या अधिक बच्चों को मिल रहा है। यदि ज़्यादा बच्चे एक ही माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हैं तो दोस्तों वह पोषण डिवाइड हो जाता है और न्यूट्रिशन सभी बच्चों में बंटने की वजह से उन बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि सिंगल बर्थ लेने वाले बच्चे की होती है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी थी, कहीं वह बीमार तो नहीं थी या उसने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ था या फिर वह हेल्दी रही है। और इसके साथ साथ मदर की मेंटल हेल्थ यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा था, वह दुखी रहती थी या वह बहुत ही खुश रहती थी उस दौरान,
इसका भी बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय एम्ब्रियो विद इन द वोम। यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो के विकास से ही बच्चा बनता है, उसके हाथ पैर बनते हैं, यानी माता के गर्भ में बच्चे के हाथ पैर बनने से पहले की अवस्था को एम्ब्रियो कहते हैं। तो उस एम्ब्रियो को कितना न्यूट्रिशन मिला है उसका भी बच्चे के फिजिकल ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी। दोस्तों, मदर की डिलीवरी नॉर्मल हुई है या एबनॉर्मल यानी सी सेक्शन से हुई है, उसका भी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। कंडीशंस एंड केयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। दोस्तों, डिलीवरी के टाइम बहुत सी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से कई बार बच्चा मर जाता है या फिर मदर मर जाती है, या फिर यदि बच्चे की डिलीवरी सही प्रकार से नहीं की गई है तो उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं। तो यह सभी कंडीशंस भी, और उसको डिलीवरी के समय पे किस प्रकार की केयर मिली है, इस तरह की ये सभी चीज़ें बच्चे के फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। लुक आफ्टर ऑफ बेबी एंड मदर। बच्चे और माँ की कैसी देखभाल रखी गई है और बच्चे के जन्म के बाद उसे कैसा पोषण मिला है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिज़िकल डिफेक्ट्स। जब बच्चे ने जन्म लिया है तो क्या वह फिज़िकली हेल्दी है या फिर उसके अंदर कुछ फिज़िकल डिफेक्ट्स हैं, वह फिज़िकली हैंडीकैप्ड है। फिज़िकल, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। जन्म के बाद बच्चे के फिज़िकल कंडीशंस कैसी थी, क्या वह हेल्दी था, और उसे सोशल एनवायरनमेंट कैसा मिला है कि उसके आसपास के लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। और कल्चरल कंडीशंस, यानी जो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है उसके अंदर कल्चरल डेवलपमेंट अधिक होगा बजाय उस बच्चे की जो एकल परिवार में रहता है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिक्रिएशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, प्ले, एक्सरसाइज। बच्चे को बर्थ के बाद कौन कौन सी रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, यानी वह कितना आउटस्पोकन, यानी उसको अपने आप को प्रेजेंट करने के कितने मौके मिले हैं। बहुत से घरों में आपने आज भी देखा होगा कि बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें कहा जाता है कि नहीं आप चुप रहिए, बड़ों के सामने बोलते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे हमेशा ही दब्बू बन के रह जाते हैं, इंट्रोवर्ट होकर अनहैप्पी लाइफ लीड करते हैं। बच्चे को रिक्रिएशन की, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की, स्वयं को व्यक्त करने की कितनी आज़ादी मिली है, उसे खेलने के कितने अवसर मिले हैं, और उसको फिज़िकल एक्सरसाइज करवाने के कितने मौके मिले हैं, कैसा माहौल मिला है। ये सब बातें भी बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती हैं। जिन बच्चों को फिज़िकल एक्सरसाइज और प्ले अधिक करवाया जाता है उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी अच्छी होती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज़। दोस्तों, पैदा होने के समय बच्चे को कोई बीमारी थी या फिर उसको कोई बीमारी नहीं थी और वह हेल्दी पैदा हुआ है, यह भी उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है और वह समाज में किस प्रकार तालमेल बिठाता है, यह सब बातें भी उसके फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे जो बच्चे बार बार रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वे इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, उनकी भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहता, कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि वह खुद भी किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे अकेले रह जाते हैं और उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी कम होती है क्योंकि वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एडिक्वेट और इनएडिक्वेट रेस्ट और स्लीप। बच्चे ने आराम अथवा नींद पर्याप्त ली है या नहीं। जो बच्चे कम सोते हैं या जिन्हें रेस्ट कम करने को मिलता है, दोस्तों, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी कम होती है। यहाँ मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बताना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जगते रहने की बजाय जब वो सोते हैं तो उस समय उनकी हाइट अधिक बढ़ती है। इसीलिए छोटे बच्चों को, जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं स्पेशली, तब मदर को सलाह दी जाती है कि वह अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुलाए। मेडिकल केयर, बच्चे को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल मिली है, यह भी उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ पर बहुत प्रभाव डालती हैं।
दोस्तों इसके बाद आती हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसके कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, यानी किस स्टेज में किस एज ग्रुप तक के बच्चे शामिल होते हैं। जैसे प्री नेटल यानी नेटल से पहले का पीरियड, जन्म से पहले का पीरियड, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ यानी बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक का समय प्री नेटल कहलाता है। इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, बच्चे के पैदा होने से लेकर 2 साल तक की स्टेज इन्फेंसी कहलाती है। चाइल्डहुड फ्रॉम 3 to 12 इयर्स। दोस्तों इसके बाद 3 से 12 साल तक के बच्चे, यानी जब तक कि उनमें प्यूबर्टी ना आ जाए। दोस्तों प्यूबर्टी का अर्थ है एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था, जब बॉयज़ और गर्ल्स में फिज़िकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं तो उस स्टेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। तो दोस्तों 3 साल से लेकर टीन एज से पहले तक की अवस्था को चाइल्डहुड कहा जाता है। इसमें भी दोस्तों 3 से 7 साल तक की एज को चाइल्डहुड और 7 से 12 साल तक की एज को लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। आगे आती है एडोलेसेंट एज, यानी 13 से 19 साल तक की एज, जिसे हम टीन एज कहते हैं और हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। अडल्टहुड फ्रॉम 20 इयर्स टिल डेथ, 20 साल से लेकर जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक की एज को अडल्टहुड कहा जाता है। दोस्तों इसमें भी 20 से 45 तक की एज को अर्ली अडल्टहुड और 45 से लेकर मृत्यु पर्यंत एज को लेटर अडल्टहुड कहा जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ लर्नर बताया है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। दोस्तों आपके सिलेबस में कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह सिर्फ एडोलेसेंट एज के दौरान ही पूछी गई हैं, यानी एडोलेसेंट्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, यही आपका टॉपिक है। इन सभी डेवलपमेंट्स को एडोलेसेंट एज के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों मैंने यह कोर्स एक नोबल कोर्स के लिए स्टार्ट किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है या कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का आंसर अवश्य मिलेगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि साइकोलॉजी का एक भी प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से बाहर न जाए, इसलिए आप निश्चिंत होकर मेरे कंटेंट पर विश्वास करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।